तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर आपका। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था, आपको बताए थे हम संबंध बताए थे लीनियर वेलोसिटी तथा एंगुलर वेलोसिटी एवं लीनियर एक्सेलरेशन तथा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हमने संबंध को बताया हुआ था। तो आज हम बताने वाले हैं आवर्तकाल। आज का पहला टॉपिक है आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल बेसिकली होता क्या है, किसी भी मान लीजिए कोई पिंड हमारी है, पिंड किसी वृत्ताकार कक्ष में गति कर रही है, तो वह पिंड एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, यही हमारा होता है आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पर किसी वृत्ताकार पथ पर पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक वही टाइम का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हो जाएगा इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी m0 L0 T। क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, और T बराबर होता है हमारा, मान लीजिए कोई हमारा पिंड है, एक चक्कर जब पूरा लगा रहा है तो कितना, एक चक्कर जब पूरा लगाएगा आप इससे समझ सकते हैं। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब समय को हमें ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपान चाल। यही हो जाएगी हमारी दूरी अपान चाल। यहाँ पर हम टाइम ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई पिंड हमारी क्या है, वृत्तीय कक्ष पर गतिमान है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दूरी, मान लीजिए एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? एक चक्कर में 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री हमारा जो पिंड होगा वही ना। अगर कोई गोलाकार वृत्ताकार है तो उस पर पूरा अगर घूमेगा 360 डिग्री हमारा पिंड घूमता है। अब बटा दूरी हो गई, यह हमारा दूरी हो गया। अब यहाँ चाल है। चाल बोले तो क्या होता है? आवृत्ति कंपन, मतलब कितना चक्कर लगा रहा है। 2 पाई अपान हो जाएगा n। ये होता है इसका फार्मूला। अब चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं। चाल को मान लीजिए n है, दूरी को 2 पाई और समय का टाइम। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब अगला है हमारा, आगे चलते हैं। अगला हमको पढ़ना है आवृत्ति। आवृत्ति होती क्या है, इसको हम आगे जानेंगे। आवृत्ति, आवृत्ति जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी होती क्या है। किसी वृत्तीय कक्ष में किसी पिंड द्वारा एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाया जाता है वह उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो जाएगी। लिख लेते हैं, किसी वृत्तीय कक्ष में वृत्तीय पथ पर पिंड द्वारा एक सेकेंड में कुल चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संख्या क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसे जो है स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक प्रति सेकेंड इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, जो बीमा है इसकी बीमा हो जाएगी m0 L0 t-1। यह हो जाएगी इसकी बीमा आवृत्ति की। अब आवृत्ति यहाँ पर समझ लेते हैं, आवृत्ति क्या है। मान लीजिए यहाँ क्या है, कोई वृत्ताकार पथ हमने लिया है, इसका ये है हमारा सेंटर। अब यहाँ पर कोई हमारा पिंड है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई हमारा क्या है, पिंड रखा हुआ है। अब मान लीजिए एक सेकेंड में यह पिंड 10 चक्कर लगाता है, मतलब यहाँ बिंदु ए से 10 बार क्या होता है, गुजरता है। 10 चक्कर का मतलब ये है 10 बार बिंदु ए से क्या होगा, गुजरेगा। तो एक सेकेंड में 10 क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। जैसे हम लोग के घरों की बिजली आती है, बिजली का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसी बिजली का इस तरह बनता है, ऐसे होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। तो आप देखेंगे जो बल्ब होते हैं, बल्ब कोई भी इलेक्ट्रिक सामान देखेंगे उस पर लिखा होगा 50 से 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज भी यहाँ भी मात्रक उसका प्रति सेकेंड होता है, एक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इसका हर्ट्ज या जेड से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारी घरों में बिजली आती है, तो उस सभी जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, बल्ब हो गया, एसी, कूलर, फ्रिज, इस पर होते हैं, उस पर लिखा होता है 50 से 60 हर्ट्ज लिखा होता है। आप देखे होंगे
इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एसी लाइन आती है, सप्लाई आती है, वो 50 से 60 बार क्या होता है, अप डाउन करता रहता है। जैसे हमारी एसी लाइन इस रूप में चलती है, यानी 50 बार या मतलब 50 बार क्या होगा, ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे जाएगा 1 सेकेंड में। इसका मतलब यही होता है। इसलिए आप अगर जो सूर्य की बल्ब आती है, जैसे पीली वाली जो बल्ब आती हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का उसमें कंपन टाइप आपको दिखेगा, मतलब एक कंटिन्यू नहीं दिखेगा, उसमें सतत रूप में नहीं दिखेगा, तो ऐसे लगेगा कि जल बुत रहा है, जल बुत रहा है। ठीक है, तो इसी कारण आवृत्तिकरण, यहाँ पर हमारी आवृत्ति कितनी होती है, 50 से 60 हर्ट्ज इंडिया में पूरे होती है हमारी सप्लाई, इतने हर्ट्ज की। ठीक है, अब अगला है हमारा, चलिए अब अगला है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार मिल सके आप लोगों के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, NT, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल होता क्या है, जैसे बेसिकली अगर आप झूला झूले होंगे, शायद अगर झूला झूले होंगे, पेड़ वाला भी अगर आपने झूला झूला होगा, तो आपने अगर उस पेड़ की रस्सी को झूलते टाइम अगर पेड़ की रस्सी को काट दिया जाए किसी वस्तु से, तो आप वहाँ से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। मतलब आपके ऊपर क्या एक प्रकार का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और केंद्र द्वारा भी उस बल को क्या किया गया है, रोका गया है। सीधी सी बात यह है कि वृत्तीय गति में पिंड पर केंद्र की ओर से एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आइए क्या होता है, वृत्तीय गति में पिंड पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा जो होती है ना, जिसकी दिशा जो होती है केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप किसी रस्सी में छोटा सा पत्थर बांध के ऐसे ऐसे नचा रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे नचा रहे हैं तो आपके यहाँ पर, जहाँ पर आप उसका रस्सी का एक टोका पकड़े हुए हैं, एक सिरा पकड़े हुए हैं, वहाँ पर एक आपको बल महसूस होगा। उसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है, वही हमारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। मान लीजिए FC हमारा क्या है, अभिकेंद्र बल है। F सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, M × AC क्या हो जाएगा, F = MAC। M यहाँ पे क्या है, हमारा उस पिंड का द्रव्यमान है जो वृत्तीय गति कर रहा है। AC क्या है, हमारा
उस पिंड का रेखीय त्वरण है। वृत्तीय गति में जो हमारा रेखीय त्वरण होगा, रेखीय त्वरण जैसे होता है उसका फॉर्मूला यही होता है ना, रेखीय त्वरण बराबर होता है अल्फा इक्वल टू होता है रेखीय त्वरण ए इक्वल टू होता है आर अल्फा, यही होता है हमारा वृत्तीय गति में। इसकी जगह हम यह भी लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम, ए सी की जगह हो जाएगा आर अल्फा, यह भी हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला है हमारा अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण यानी केंद्र द्वारा वृत्तीय गति में पिंड पर क्या कार्य करता है, एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अगला है हमारा अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा रेशन। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है वृत्तीय गति में, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है। वृत्तीय गति में पिंड पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, उसी बल के कारण उसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पिंड है, रेखीय गति में भी आप देखे होंगे कि कोई पिंड है उस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी उस बल के कारण वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के द्वारा पिंड पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था पीछे, हमने v इक्वल टू क्या होता है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध होता है आर ओमेगा। अब यहाँ पर करते ये हैं कि मान लीजिए कोई पिंड है, एक नियत कोणीय वेग से उस पर लगातार वृत्तीय गति पर गति कर रहा है, एक नियत कांस्टेंट कोणीय एंगुलर वेलोसिटी से, तो हम ओमेगा मान लेते हैं कांस्टेंट है। माना पिंड नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, ओमेगा से गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अब जो होते हैं दोनों पक्षों का t के सापेक्ष समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है। अब जब टी के हिसाब से अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में भी इक्वल टू ओमेगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा नियत है। डी अपॉन डी टी इंटू में क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डी भी अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी। इतना ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अब यहाँ पर डी भी अपॉन डी टी, डी भी क्या है, वेग है, समय है। तो वेग बटा समय क्या होता है, रेखिक त्वरण हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा त्वरण, ये हो गया इक्वल टू ओमेगा, तो एजिटिव ओमेगा लिख देते हैं इसको, इनटू में ये है हमारा एक प्रकार का, ये है हमारा विस्थापन, छोटा विस्थापन। ये आर हमारा आर विस्थापन है, ये हमारा समय है। विस्थापन बटा समय हो जाता है हमारा वेग। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं चूंकि डी भी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तथा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पर अब चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा भी अपॉन आर होता है। अब इसका भी मान हम इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा भी हमारा पहले से है इंटू भी अपॉन आर, ये बन के हमारा भी स्क्वायर अपॉन आर। ए निकल कर आ गया हमारा, ए हमारा क्या है, यही हमारा ए है, ए सी जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा मेन फार्मूला निकल कर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो कैसी लगी हो, यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारे दोस्तों को अपने शेयर भी कीजिए हमारी वीडियो को। फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाटा टाटा।